How was your discovery of Kota? उसमें लिखा हुआ है पेंसिल क्लासेस, रेजोनेंस, कोटा। अच्छा, मुझे कोटा की तब तक ताकत नहीं पता थी। पहले तो मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन का भी कभी सोचा नहीं था। कहाँ से क्या उठाऊं, एमएल खन्ना के अलावा कुछ नहीं जानता था। आज के ऑनलाइन के युग में जहां पर एंटरटेनमेंट ही एजुकेशन बन गया है और डबल मीनिंग जोक्स या हल्की और सस्ते किस्म की ओछी बातें पॉपुलैरिटी का कोर रहस्य बन गई, ऐसे युग में सिरिल सर जैसे टीचर्स की रेलेवेंस कहाँ मानते हैं आप? कई लोगों के स्टाइल को देख करके हमें ही लगता है कि यार इस तरह से कैसे बच्चा पढ़ेगा, मतलब ये तो स्पून फीडिंग हो रही है। कोई पेरेंट कैसे पहचाने कि उसका बच्चा ढंग से आईआईटी की या नीट की तैयारी कर रहा है? सर, सभी पेरेंट्स के लिए ये बात लागू होती है कि आप अपने बच्चे की कॉपी जरूर चेक करें। क्या ऑनलाइन एज ए माध्यम कोई खराब माध्यम है या कोई और बात है? मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कोविड के बाद से कॉमन सेंस कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा सोशल मीडिया से लैक हो रहा है। ये ब्लैक बुक, पिंक बुक, येलो बुक का रहस्य क्या है? मैथ्स के साथ कलर कोडिंग का भी कुछ कंसेप्ट है क्या? आईआईटी में पैकेज मिलते हैं अच्छे, तो ये आईआईटी चाहिए एक खतरनाक चीज है, इसको हटा के बोर्ड के हिसाब से सारे बच्चों को आईआईटी में भर्ती करो और सबको अच्छे पैकेज दिलवाओ। ये आईआईटी के नाम का ठप्पा लगा के अधिक पैकेज की नौकरियां प्राप्त होती हैं। Welcome to our series on iconic teachers of India. भारत में बच्चों के सपने क्या हैं? कैसा बनना चाहिए हमारा देश? कौन बनाएगा इस देश को? क्या है हमारी सांस्कृतिक धरोहर? क्या है हमारी आज की शिक्षा की स्थिति? और कैसे हैं हमारे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, इन सब की बातें और बातें देश के भविष्य की कैसी होनी चाहिए हमारी शिक्षा? भारतीय मूल्य क्या है शिक्षा के, कि हमें बाहर से अंधी नकल न करके अपने देश की मिट्टी से उपजे कुछ ऐसे अमूल्य हीरे जिन्होंने न सिर्फ पूरा जीवन शिक्षा में खपा दिया बल्कि सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के जीवन को स्पर्श किया है और एक नई दिशा दी है, उनको हम निमंत्रित कर रहे हैं हमारी सीरीज में जिसका नाम है द आइकॉनिक टीचर्स ऑफ इंडिया। और ये सब डिकोड करेंगे सक्सेस को, डिकोड करेंगे एम्बिशन को और डिकोड करेंगे एफर्ट्स को। ये सारी बातें हम करेंगे इस सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं कोटा के एक बहुत ही आइकॉनिक, शायद सबसे आइकॉनिक मैथमेटिक्स टीचर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास गुप्ता सर की। विकास गुप्ता सर, जिनको कई बार वीजी सर के नाम से भी लोग बच्चे बुलाते हैं, ब्लैक बुक के माध्यम से बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्लैक बुक आईआईटी जेईई प्रिपरेशन की बहुत ही आइकॉनिक बुक है। न सिर्फ उसके ऑथर हैं सर, बल्कि एक लंबे समय से 2 दशकों से अधिक समय से न सिर्फ वो कोटा में शीर्षस्थ स्तर पर पढ़ा रहे हैं बल्कि बहुत सारे टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 रैंकर्स को गाइड करने का अवसर उनको मिला है। ये बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि आज हमारे साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस चर्चा की विकास गुप्ता सर के साथ। विकास गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो सर बताइए, ये सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आपकी अपनी जर्नी से। ये जर्नी शुरू कैसे हुई और कहाँ से आपके मन में ये, आपके जहन में ख्याल आया कि आप पढ़ाना चाहते हैं? एक्चुअली सर, इसमें मैं मानता हूँ कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। पहले तो मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन का भी कभी सोचा नहीं था, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन फिर होता है ना कि आप स्कूल में अच्छा करते हो तो कुछ फ्रेंड्स जो कि मुझे लगता था कि ये एनटीएससी स्कॉलर है, तो उसने मुझे अप्रोच किया और ऐसे कहा कि विकास, तूने तो एमएल खन्ना ख़त्म कर ली होगी, जबकि मैं उस बुक का नाम भी नहीं जानता था। तो ये पहली बार था ऐसा जब मुझे पता पड़ा कि आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी होती है। तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना अपने सोसाइटी प्रेशर, मुझे लगा कि अच्छा लोगों की एक्सपेक्टेशन है मुझसे। और हालांकि मुझे मैथ्स अच्छा भी लगता था,
तो तब मैंने पहली बार सोचा कि आईआईटी की तैयारी करनी है। सर कौन से शहर में आपका जन्म हुआ, कहाँ पे आपकी शिक्षा हुई, शुरुआत की? जन्म तो मेरा हुआ है मध्य प्रदेश में, एक छोटा सा शहर है कटनी। कटनी, अरे वाह, वहाँ चूना बड़ा प्रसिद्ध है कटनी का। बिल्कुल। तो वहाँ पर मेरा बर्थ से लेकर क्लास 8 तक मेरी स्कूलिंग हुई है। फिर मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो ट्रांसफ़र होकर कानपुर आ गए। फिर मेरी 8th से 12th, 9th से 12th तक की पढ़ाई जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर अच्छा जी, हाँ जी। केंद्रीय विद्यालय में हुआ है। और उसके बाद में मैं आईआईटी गया और फिर आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। शानदार है। तो आपका कहना है कि ये सबसे पहले आईआईटी के और मैथमेटिक्स के बारे में जो मोटिवेशन है ये वहीं अपने क्लासमेट से और उनकी चर्चा के थ्रू आपके अंदर आया कि हाँ ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बार जब ये बात आ गई मन में तो क्योंकि हम लोग मेरे फादर जो है ना वो खुद मैथ्स बहुत अच्छा मतलब होल्ड रखते हैं। मतलब मैं उनको स्कूल डेज से मैं इस तरह से ट्रीट करता था कि काश मेरी मैथ्स भी मेरे पापा जैसी हो जाए। अच्छा। मतलब मैं उनसे बहुत डरता था कि कभी वो मुझसे कुछ पूछ लेते थे तो वास्तव में मतलब रियलिटी जैसे हम स्कूल का एग्ज़ाम दे के आते हैं ना तो बच्चों को तो बहुत बाद में जब कॉपी मिलती है तब पता पड़ता है कि क्या परफॉर्म करके आए। मुझे तो इमीडिएट घर आते ही पूरा ओपन हो जाता था कि तुम ये गलत करके आए। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मैथ्स की तो शुरुआत तो वहीं से है। लेकिन फिर प्रिपरेशन जब किया तो उस मोमेंट क्योंकि हमारे घर में पापा का मानना था कि भाई ये सब एग्ज़ाम्स जो शार्प बच्चे होते हैं ये सब सेल्फ स्टडी से निकालते हैं। तो मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, कुछ बुक्स वगैरह ले करके खुद से रीड करता था, सॉल्व एग्जाम्पल लिख लिख के सॉल्व करता था, उसको ही देख करके उनसे सीखने की कोशिश करता था। लेकिन नहीं हुआ, नई चीज़ें हो रही थी। तब फिर आया कि नई कोचिंग ज्वाइन करना है और फिर लोगों से पूछा, पता किया, आसपास के कुछ जो पुराने जो आईआईटियंस थे उनसे बात किया, पूछा तो टीचर्स के नाम पता पड़े। तो पहली बार कोचिंग गया तो जब मैथ्स पढ़ने गया तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ सर कि मैं जिन टीचर्स से पढ़ा वो अपने आप में अपने सब्जेक्ट के बेस्ट। मतलब मैं फिज़िक्स पढ़ने गया अजय बलनारकर सर से, तो सबसे ज़्यादा कोचिंग का जो मुझे इन्फ्लुएंस आया है ना, पढ़ाने का मोटिवेशन जिसे कहेंगे, वो उन्हीं से आया। उनका उनका उनकी क्लास करने के बाद सर हम लोग जो है ना, हम 2 फ्रेंड जाते थे वहाँ, क्लास के बाद हम उनकी कॉपी करते थे। अच्छा। कि उनके बोलने का अंदाज कैसा है और उनका अंदाज, और मतलब कि अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो क्या जवाब देंगे, किस तरह से, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन था। ये कानपुर की ही बात है। सब कुछ हम लोग बताया ना, ये कोई इस तरह का नहीं। हमें कानपुर में अच्छे टीचर्स थे, आईआईटियंस थे वो। और मैथ्स पढ़ने में मैं गया सिरिल फटाडो सर के पास, तो उनका जो सिंसियरिटी और जो उनका डेडिकेशन था सब्जेक्ट के लिए वो बहुत इंस्पायरिंग था। मतलब 2.5 घंटे लगातार पढ़ाते थे और होता है ना कि क्लास में कुछ मजाक और ये सारी चीज़ें गायब थी। प्योर पढ़ाई होती थी और एकदम हर क्लास में होमवर्क होता था, रेगुलरली डिस्कशन होता था। तो ये जो डिसिप्लिन कहूँगा मैं, डिसिप्लिन में मैं पूरा कंट्रीब्यूशन सिरिल सर को देता हूँ कि उनसे मैंने सीखा कि कैसे आप हर क्लास में रेगुलर पढ़ाने के साथ होमवर्क दो, होमवर्क से डिस्कशन करो। मतलब केवल ये नहीं कि आपने पढ़ा दिया थ्योरी और हो गया, नहीं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो मेरा तो दोनों टीचर को बहुत श्रेय जाता है और अजय सर को इसलिए क्योंकि मैं उनकी बातें सुन करके बड़ा इंस्पायर हुए आप। इंस्पायर होता था। मतलब वो जो बताते थे अपने इंसिडेंट्स की कि वो कैसे एकदम ग्राउंड लेवल से इस लेवल तक पहुंचे, तो ये सारी बातें मुझे वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया। तो जैसे कहते हैं ना कि एक दीपक से दूसरा दीपक प्रकाशित हो जाता है, तो वैसे ही तो आपका जो मेन मैथ्स एज अ सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन जो मोटिवेशन आया वो गुरु परंपरा से आया कि आपने ऐसे टीचर से पढ़ा जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगे और आपको लगा कि हाँ अब मज़ा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में। ओके, फैंटास्टिक। सर मैथ्स के बारे में मिथ्स भी बहुत हैं। मैथ और मिथ में कोई बहुत उच्चारण में अंतर नहीं है और शायद भावार्थ में भी। अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सारे बच्चे डरते हैं तो वो है मैथ्स। मतलब मैथ्स एक ऐसा विषय है जिससे अच्छे अच्छों के हाथ कांपने लगते हैं। कभी भी बड़े होने पर भी जब विद्यार्थी चर्चा करते हैं अपने विद्यार्थी काल की या कोई लोग,
तो सबसे पहले चर्चा गणित के ऊपर ही आती है कि गणित के साथ उनका गणित कैसा था। अब ये थोड़ा सा इस बारे में आप मुझे बताइए कि इतना भय क्यों है मैथ्स का? इम्पोर्टेंस तो मैथ्स की खैर बहुत स्वतः सिद्ध है, ऑब्वियस है कि मैथ्स इज़ वेरी क्रूशियल। क्यों इतना टफ मानते हैं लोग, और क्या ये वास्तव में इतनी टफ है? सर आपने कहा ना कि वर्ल्ड लेवल पे लोग मैथ से डरते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो वर्ल्ड लेवल पर सारे लोग मैथ सब्जेक्ट को कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट है मेरे लिए कि सारे लोग मैथ सब्जेक्ट को करते हुए भी उससे डर रहे हैं। इस सब्जेक्ट से कोई भी अनटच्ड है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पर्सन जीवन में कभी उसने मैथ्स का कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल ना, अरे हिसाब किताब पैसे का तो करना ही पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं है ना, तो उसके बावजूद डर। तो इसका जो मेन रीज़न है सर, इसका मेन रीज़न है आपको किस तरह से पढ़ाया गया है, आपको किस तरह से गाइड किया गया है। क्योंकि मैंने कोचिंग में देखा है, जैसे हम लोग कोचिंग में पढ़ाते थे, किसी भी बड़े कोचिंग सिस्टम में पढ़ाया तो बहुत सारे नंबर ऑफ टीचर्स पढ़ाते थे, सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। तो कई लोगों के स्टाइल को देख करके हमें ही लगता है कि यार इस तरह से कैसे बच्चा पढ़ेगा, मतलब ये तो स्पून फीडिंग हो रही है, ये तो बस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बना बना करके लोगों को बताया जा रहा है कि देखो इस तरह के सवाल ना ऐसे करते हैं। उनको जनरल थॉट तो सिखाया ही नहीं जा रहा है कि आप उनको ऐसी बातें सिखाओ जो चीज़ केवल आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर में रेस्ट्रिक्ट नहीं होके इन फ्यूचर अगर वो कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री और बियॉन्ड दैट, उसके बियॉन्ड भी कभी अगर मान लो उसका इस्तेमाल हो तो उसको वो बात स्ट्राइक करे। द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आर्ट ऑफ तो प्रॉब्लम वो सॉल्विंग। है। हाँ, तो मेन बात तो यही है ना कि आपका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, आपको जनरलाइज करके बातें बताई गई हैं या नहीं, कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से आई, कैसे आई। मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने ये किया, तो ये थॉट मुझे कहाँ से आया। ये बहुत फाइनेस्ट टीचर का लक्षण है कि अगर हम ये बता सकें कि ये आइडिया कहाँ से आएगा। आइडिया तो लोग रटा देते हैं, अगर ऐसा दिखे तो ये कर लेना, ये आए तो ऐसे सॉल्व होगा, ये ट्रिकरी है और ये बड़ी पॉपुलर है। और जैसा आपने बताया कि सिंसियर टीचर्स, जैसे आपके जो सिरिल सर थे, वो बहुत कट टू कट पढ़ाते थे और पूरा कोई फालतू बात, सीधी बात, नो बकवास। तो आज के ऑनलाइन के युग में तो लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एंटरटेनमेंट ही एजुकेशन बन गया है और डबल मीनिंग जोक्स या हल्की और सस्ते किस्म की ओछी बातें पॉपुलैरिटी का कोर रहस्य बन गई, ऐसे युग में सिरिल सर जैसे टीचर्स की रेलेवेंस कहाँ मानते हैं आप फिर? मैं बस सर ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह के सर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरह की मेंटालिटी को, मैं उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो जैसा आपने कहा कि इस तरह के टीचर्स, सर मैं भी इसी तरह का टीचर हूँ। मैं भी बिल्कुल कोर पढ़ाता हूँ और कोई ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता। हाँ, जोक्स कभी कभी क्लास में आते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं होते, वो उसी क्लासरूम में पढ़ाई हुई चीज़ से ही कहीं कुछ सिचुएशनल कुछ पनिंग हो जाती है, वो मैथमेटिकल जोक्स बन जाते हैं वो। तो उसी तरह की चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में या ऑफलाइन वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं मानता सर। मैंने ये जो मेंटालिटी कैरी की है, ये मैं शुरू से जो ऑफलाइन में पढ़ाता है वही सेम चीज़ रेप्लिकेट करता हूँ मैं ऑनलाइन में। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं, उनसे ये पूछते हुए कि ये आइडिया बताओ क्या है। तो ये आइडिया मैं क्लास में जब बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ तो मैं, बच्चे भी सरप्राइज होंगे सोच करके कि मैं केवल थ्योरी पढ़ाया, मैंने ओनली थ्योरी, मैंने एक सिंगल इलस्ट्रेशन नहीं लिया। और जब मैं पहला इलस्ट्रेशन लेता हूँ ना सर, तो मैं उस पर भी पॉज कर जाता हूँ थोड़ी देर और कहता हूँ कि बताओ इसको कैसे शुरू करेंगे। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि देखो ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना, ये जो भी थ्योरी पढ़ी है, जो भी हमने प्रूफ्स एंड ऑल किए हैं ना, ये कहीं ना कहीं तुमको हेल्प करेंगे, चाहे ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो। इस बात की कहीं ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद तुम 11th तुम कर पाओगे, तुम फर्स्ट भी सोच सकते हो। और सच है, क्योंकि एक बार अगर थ्योरी समझ में आ गई फिर तो क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और अगर क्वेश्चन के सैंपल्स हम रटाते जा रहे हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो फिर रटने और समझने में अंतर ही क्या है? तो वो चीज़ को वो आगे लॉन्ग टाइम तक कैरी भी नहीं कर पाएगा। वो बस वो जेई की प्रिपरेशन ख़त्म, वो चीज़ ख़त्म, उसके बाद वो परमानेंटली ओवर।
तो मेरा ये कोशिश रहता है, मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा समय बच्चों को देता हूँ और उसमें बस ये पूछता हूँ, मुझे उनसे पूरी वर्किंग नहीं चाहिए होती, बस मैं कहता हूँ तुम बस मुझे इतना बता दो, हाउ टू बिगिन, थॉट प्रोसेस क्या है, अप्रोच कैसे कर। पहला स्टेप बता दो यार, और एक बार तुम मेरे को हिंट दे दोगे तो मैं उसके आगे खुद कर लूँगा या इवॉल्व कर लेंगे। और ऐसा मोस्टली मुझे मिल जाता है, कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं एक राइट स्टेप बता देता है कि सर डू दिस। और एक्चुअली ये इंटरेक्शन कई बार बाकी विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा इंस्पायरिंग होता है। बहुत इंस्पायरिंग होता है क्योंकि आप ही के बीच से बता रहे एक विद्यार्थी को आइडिया आया तो दूसरे सोचते हैं अगली बार मैं भी सोचूंगा, तो वो सब जब सोचना शुरू करते हैं। और टीचर का कोर काम क्या है कि सोचना सिखा दे। सूचनाएं तो किताबों में है, इंटरनेट फ्लडेड है, अब तो एआई आ गया बाकायदा, है ना, तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। हाउ एग्जैक्टली वुड समबडी थिंक, अगर हम उस चीज को विद्यार्थी के व्यवहार में उतार सकते हैं, एंड दैट डेफिनेटली इज द वे वी वर्क, एंड इट इज द ग्रेड ऑफ अ वेरी वेरी फाइन टीचर, डेफिनेटली ब्यूटीफुल। तो इसीलिए मैं इनफैक्ट जैसा लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन में आकर के चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हमें डिफरेंट वे में पढ़ाना होता है, मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं होता। मैं एग्जैक्टली वही सेम तरीका अडॉप्ट करता हूँ कि जिस तरह से अपन क्लास में इंटरेक्शन करते हैं वैसा इंटरेक्शन मेरा ऑनलाइन में भी होता है। बस फ़र्क ये हो जाता है कि ऑफलाइन में बच्चा बोलता है, सबको सुनाई दे रहा है, यहाँ पर बस वो चैट के मीडियम से बच्चे लिखते हैं और जिसका टू द पॉइंट करेक्ट वे होता है मैं क्लास में बोलता हूँ कि दिस पर्सन हैज सेड दिस। अच्छा जी। हाँ, इस तरह से मैं बोलता हूँ। तो अच्छा, मैं तो स्पीकर भी ऑन अलाउ कर देता हूँ, बच्चे बोल भी लेते हैं बीच में। हाँ, स्पीकर में तो थोड़ा सा शोर सा हो जाता है, इसलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। सब्जेक्ट्स का भी अंतर है सर, केमिस्ट्री बड़ी थियोरेटिकल है तो उसमें एक डिस्कशन कई बार लाइव चाहिए होता है, मैथमेटिक्स रिक्वायर्स मोर स्ट्रक्चर्ड फ्लो, तो यस। जो बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं, जो मैंने देखा है कि शुरू से ऑफलाइन के टाइम से भी, कि वो कभी कोई क्लास लाइव मिस करना लाइक नहीं करते। इवन कोई सिंसियर बच्चा ये तक नहीं लाइक करता है कि मैं क्लास मिस हो जाए तो मैं सर से रिकॉर्डिंग मान लूँ। वो चाहता है कि नहीं, मुझे तो लाइव ही अटेंड करनी है, क्योंकि उसे पता है लाइव में इंट्रैक्शन, वो स्पॉन्टेनिटी, वो सारी चीज़ें वो मिस करता है। और जो फोकस आता है बच्चे का लाइफ में, वो रिकॉर्डिंग में उसका अपना कमिटमेंट डाइल्यूट हो जाता है विद्यार्थी का, तो वो उतना लर्न नहीं कर पाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ जब ऑनलाइन की बात चल निकली है, आप ये बताइए कि ऑनलाइन एज अ फ्रेवलस मीडियम, कि थोड़ा छिछला है, थोड़ा सतही है, थोड़ा लो लेवल है, इस तरह की कोविड के दौरान ऑनलाइन टीचिंग की इमेज बनी, क्या कारण है इसका? क्या इसमें ऑनलाइन का दोष है या इसका लेना देना उन संस्थानों और उन टीचर्स से है जो उस कोविड एरा में एकदम से बहुत तेजी से पॉपुलर हो गए? एक्चुअली जैसे जेई ऑफलाइन कोचिंग है सर, अगर हम बात करें कि जेई ऑफलाइन कोचिंग को किन लोगों ने डेवलप किया, तो उसमें आप मेनली उन्हीं लोगों के नाम लोगे जो वास्तव में बहुत जेन्युइन और जिनकी सब्जेक्ट पर पकड़ थी। उन्हीं लोगों के थ्रू ये आपका सरफेस पर आया, ये पॉपुलर हुआ। लेकिन ऑनलाइन के साथ उल्टा है, जो एक्चुअल टीचर्स थे वो लास्ट में गए। वो तब गए जब उनको लगा कि ऑफलाइन की चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तब वो गए। लेकिन तब तक क्या था सर, बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी जा चुके थे और पॉपुलर हो चुके थे, तो उनको उनकी जगह बनाने में अब वहाँ पर एक ट्रेंड बन चुका था कि भाई इस तरह से पढ़ाया जाता है। अब लाखों लोग ऐसे टीचर्स को देख रहे हैं जो मैं नहीं समझता कि ये जेई की मेंटालिटी के वास्तव में टीचर्स के लिए फेवरेबल है ना, ये जेई के टीचर्स हैं ना। तो ऐसे लोगों को जब बहुत सारे लोग देख रहे हैं ऑलरेडी, अब उसके बीच में हमारे जैसे टीचर अगर जाते हैं और उनको बहुत थोड़े लोग देखते हैं, तो वहाँ तो लोग सीधा कंपेयर करेंगे कि अरे इस टीचर के इतने सारे, इस टीचर के इतने कम। वो तो लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की दुनिया है। हाँ जी। जबकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कोविड के बाद से कॉमन सेंस कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस से कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। लोग ये चीज़ एकदम भूल गए कि जिस चीज़ की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करने वाले तो बल्क में हैं। 12 लाख,
13 लाख लोग हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे? 10,000। 10,000, 12,000, 15,000, है ना? तो वो इस बात को भूल गए कि एक्चुअल में जो उनका टारगेट है उसको तो बहुत लिमिटेड लोग ही तो क्रॉस कर पाएंगे, और उस लिमिटेड लोगों को जो कैटर कर पाए वो इतने बड़े मॉब का टीचर हो ही नहीं सकता। वो उसको इतने सारे लोग कभी लाइक ही नहीं कर सकते कि 12 लाख लोग देख रहे हैं, 10 लाख लोग देख रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। अदरवाइज वो 12 लाख लोग भी आपके कंपटीशन कितना बढ़ा देंगे। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट आपने यहाँ फ्लोट किया है कि जैसे कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में हमारे एक डिक्टम है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वैसे ही आपका ये कहना है कि विद्यार्थी भी उसी टीचर को पसंद करते हैं जो उनके जैसा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो विद्यार्थी सेलेक्ट होने वाले हैं वही उन टीचर्स को लाइक करेंगे जो उनका सिलेक्शन करा सकते हैं। पर क्योंकि सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थी 1% ही है मुश्किल से या कम है, कम है। तो वो टीचर्स जो सिलेक्शन करा सकते हैं वो हमेशा माइनॉरिटी में ही रहेंगे, या उनके चाहने वाले कभी एक लिमिट से ज्यादा होंगे ही नहीं होंगे। वाह, ये एक सोशल मीडिया का नया रूल है, या आप कह सकते हैं एक नया डिक्टम है। अब ये मुझे नहीं पता कि आपने इसको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से निकाला है या कॉमन सेंस से। नहीं, ये बिल्कुल ये फुल एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि ये चीज़ केवल ऑनलाइन में ही थोड़ी होती है, ये चीज़ ऑफलाइन में भी होती है। ये अगर किसी इंस्टीट्यूट में 10,000 स्टूडेंट है तो वो जो ज़्यादातर बच्चे जिन टीचर से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं उस टीचर को लाइक करने वाले उस इंस्टीट्यूट के उतने परसेंटेज ही होंगे जितने सिलेक्शन की रेंज में आते हैं। सारे बच्चे लाइक नहीं कर पाएंगे। 10,000 में से आपका मानना है अगर 1,000 विद्यार्थी थे जो सिलेक्ट हुए, मान लीजिए अगर, है ना, तो वो काम के टीचर्स को आइडेंटिफाई ही वही कर पाते हैं जो सेलेक्ट होने वाले हैं, और बाकी तो मज़े की तलाश में घूमते रहते हैं कि सब एंटरटेनमेंट मिले, थोड़ा कॉमेडी हो, थोड़े जोक्स हों, कोई डांटे नहीं, हमें पुचकारा जाए, बिल्कुल सर। और जब जागो तभी सवेरा वाले डिक्टम सुनाए जाएं, तो वो मतलब लगातार मोटिवेशन दिया जाए। हाँ। और हर मतलब टीचर पढ़ाना लिखाना छोड़ के दिन रात मोटिवेशनल भाषण देता रहे। आई मीन दिस इज प्रीटी कॉमन इन सोशल मीडिया। बिल्कुल। आज थोड़ी है, ये तो जब ऑफलाइन क्लासेस थी तब भी ये तो था। एक अलग एक ब्रीड ऑफ टीचर्स तो हाँ हम सब ने देखी ही है इस तरह की, जो कि भीड़ को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। ठीक बात है। ये आपने कब तय किया कि आप पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि हमारे देश में पढ़ाना, देखिए हमारा देश विरोधाभासों का देश है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। हम कहते हैं कि हम अपने टीचर्स का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे मन में अपने शिक्षकों के लिए प्रायः बहुत नगण्य, नेग्लिजिबल सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारा बच्चा टीचर बने। हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, व्यापारी भी बनाना चाहते हैं। पर टीचर बनाने की इच्छा रखने वाले पेरेंट्स बहुत बहुत रेयर होंगे। तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ये ख्याल बड़ा रोमांचक है। आईआईटी से मतलब बीटेक करने के बाद फिर आप पढ़ाने की ओर आए, ये ख्याल कैसे आया? मैंने आपको बताया ना सर कि जो अजय सर थे उनसे इंस्पायर होकर के मन में कोचिंग पढ़ाने का विचार आया था। तो ये विचार जो है ये मेरा बीटेक के दौरान नहीं, ये उस वक्त जेई की प्रिपरेशन के दौरान ही आ गया था। अच्छा। और उसमें कॉन्फिडेंस भी था कि मैं इसमें अच्छा कर लूँगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस आने में मैं कहूँगा कि इसमें आईआईटी का रोल है कि जब आईआईटी के अंदर गया, वहाँ पर पढ़ाई करी, तो वहाँ पर नॉर्मली मेरे जो है कोर्सेस में मार्क्स अच्छे ग्रेड तब आते थे जब उन कोर्सेस में मैथ्स इन्वॉल्व ज़्यादा होती थी। और उसमें भी वो कोर्स तो मेरा बहुत अच्छा हो जाता था जिसमें ज़रा सा भी, जिसे कहते हैं ना, जेई लिंक निकल आता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है यूज़। और वहाँ पर मुझे थोड़ा मेरे बैचमेट्स में, जैसे मेरा मैकेनिकल का टॉपर, जो अच्छे सीपीआई वाले बच्चों के मुंह से जब मैंने ये प्रेस सुना कि यार विकास तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, तो उससे मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ये मतलब मेरा कुछ डिफरेंट है, ये डिफरेंट स्किल है। तो अदरवाइज़ मैं अपने आप को सर बहुत ही नॉर्मल मानता था। मतलब मेरे शुरू से ही थॉट रही कि अरे ये बात मुझे समझ में आ गई तो
मतलब कितनी बड़ी बात है, मुझे तक समझ में आ गई। मैं इस तरह से सोचने वाला विचारधारा वाला पर्सन हूँ। तो लेकिन वहाँ जा कर के मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, वास्तव में ये मेरा एक अलग स्किल सेट है, इसमें मैं अच्छा करूँगा। तो मन में तो आ गया था कि मैथ्स पढ़ानी है जेई के लिए, वो भी क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बहुत था, मज़ा बहुत आता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर हम लोग फिर वही जानते हैं कि हम मिडिल क्लास के लोग, हम एकदम से, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि भाई कानपुर में जैसा मैंने देखा था कि टीचर्स खुद की कोचिंग स्टैब्लिश करते थे कि पढ़ाना मतलब अपना खुद का सेटअप, सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए इन द बिगनिंग सारे लोगों की तरह मैंने भी सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की। लेकिन फिर सॉफ्टवेयर में उस वक्त थोड़ा अगर सबको पता हो तो 2000 में काफ़ी रिसेशन आया था, और क्योंकि मैं बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस लैक करता था, अनकॉन्फिडेंट था अपने कंप्यूटर स्किल्स को लेकर के, तो मेरे मन में आया कि भाई कुछ ऑल्टरनेट देखा जाए। लेकिन उस ऑल्टरनेट में मेरा लगाव मैथ्स के लिए तब से था। मतलब मैं वहाँ जब जॉब कर रहा था, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, उस मोमेंट पे मुझे ध्यान है, मैं एक कंप्यूटर्स की बुक परचेज करने गया था, तो वहाँ पर मुझे एमएल खन्ना दिख गई। बुक के साथ में वो भी परचेज करके लाया। एमएल खन्ना है आईआईटी मैथमेटिक्स की किताब, आईआईटी मैथमेटिक्स उस वक्त में एक ही किताब चलती किताब थी। चलती हाँ जी, थी। हाँ हाँ। तो मतलब इस तरह का इंटरेस्ट लेवल था, और मैं उसको थोड़ा बहुत घर पे पढ़ा भी मैंने। लेकिन फिर जब मैंने अप्लाई करने का स्टार्ट किया, तो फिर उस मोमेंट मैंने सॉफ्टवेयर में अप्लाई करने के बजाय कि मैंने ऐड देखे, तो उसमें मैं आईआईटी का टूवर्ड्स देखा, और उसमें मुझे ऑप्शन भी नज़र आया, जो बात मैं पहले नहीं जानता था कि कोचिंग में भी एज ए जॉब ऑफर होता है। मैं तो ये समझता था खुद की कोचिंग, ये ऑप्शन मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे कोचिंग्स भी डेवलप हो चुके हैं जहाँ पर टीचर्स को एज ए जॉब दिया जाता है। तो वो जो सबसे पहला ऐड जो मैंने देखा था सर, वो आप ही की कोचिंग का था, इनसाइट। तो मुझे मतलब कोचिंग में इंट्रोड्यूस करने का तो मैं सारा श्रेय आपको ही को देता हूँ, क्योंकि पहला जो इंटरव्यू मैंने दिया था वो आप ही को दिया था। दैट्स लवली। हाँ। तो हालांकि ये बात अलग है कि मैंने ज्वाइन सबसे पहले इनसाइट नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा सा लगाव मेरा यूपी के टुवर्ड्स था, और मुझे ध्यान है आपने कोटा में मुझे ठहराया था, तो यहाँ का खाना जो है उसमें बहुत मिर्च थी, तो मुझे एकदम से लगा कि ये मैं कैसी जगह आ गया कि यहाँ तो बहुत लाल मिर्च, मतलब मेरे टेस्ट के अगेंस्ट। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार कोटा आया और मुझे बहुत समारोह पूर्वक कोटा कचौरी खिलाई गई। अच्छा, मैं मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाता था उस समय, तो मुझे लगा कि ये क्या है ना। अब आज मतलब 25-30 बरस हो गए हैं, तो अब तो बहुत स्वाद के साथ उसका आस्वादन किया जाता है, लेकिन हाँ, तब नए लोगों के लिए कोटा मिर्च की दृष्टि से मुश्किल होता है, ये सच है। तो वो तो मैं आपको बात बताता हूँ, आप ही से रिलेटेड है सारी बातें। आपने मुझे ध्यान है मरुधर होटल में ठहराया था, वहाँ पर खाना जो आता था वो बहुत ही तीखा होता था, तो मैं एक बार मैंने बाहर भी खाया, लेकिन वहाँ भी वही टेस्ट। तो मुझे लगा कि ये पूरा शहर ही तीखा इस है। तरह का तीखा है। और एक बात आपने इंटरव्यू के दौरान मुझसे बोली कि यहाँ पर कोटा में टॉप 10 के बच्चे बैठे होंगे तुम्हारे सामने, और तुमको उन लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। और उस वक्त मेरे दिमाग में था सर कि मेरी तो 1569 रैंक है, मैं कहाँ से ये अंडर 10 के बच्चे, इतने ब्रेन, इतने तेज बच्चों को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो उस मोमेंट एक कहीं ना कहीं फियर था मेरे मन में कि मैं पहली बार ज्वाइन करूँगा जहाँ मुझे यही नहीं पता कि मैं टीच कर भी पाऊँगा कि नहीं, तो एक इनसिक्योरिटी थी मेरे मन में। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मैंने ऑल्टरनेट देखा, तो मुझे यूपी में अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस कोचिंग में इंटरव्यू दिया, और वहाँ पर भी उन्होंने मतलब ओके करके। कहाँ पर है ये मुरादाबाद में था सर, अब नहीं है। उसके ओनर फाउंडर जो है वो अपने अनुराग मिश्रा सर। अच्छा, ओ वंडरफुल। हाँ 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 हाँ। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, उसका रीज़न सिर्फ यही था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं पढ़ा पाऊँगा कि नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी जगह में जाने की ज़रूरत है जहाँ पर मुझे थोड़ा लाइट माहौल मिले, जहाँ पर बहुत प्रेशर ना लगे कि यार यहाँ पर इतने होशियार बच्चे हैं। तो इसलिए मैंने पहले वहाँ से शुरुआत की। अच्छा, और फिर क्या रहा जर्नी, किन किन पड़ावों से गुजरी? फिर सर मैंने वहाँ 6 मंथ्स पढ़ाया। तो वहाँ पढ़ाते में क्या हुआ कि बच्चे जो है वो मटेरियल कोटा का लेकर के आके पूछना शुरू किए। तो जब मैंने देखा उसमें लिखा हुआ बंसल क्लासेस, रेजोनेंस, कोटा,
है ना। तो मैंने कहा यार कोटा का तो मेरे पास भी ऑप्शन है। अच्छा, मुझे कोटा की तब तक ताकत नहीं पता थी कि कोटा इतना आगे जा चुका है। मैं, मेरे दिमाग में तो कानपुर ही था। हाँ जी। क्योंकि कानपुर के जिन टीचर्स पढ़ा तो मैं समझता था इनसे अच्छे टीचर्स तो हो ही नहीं सकते। तो मैं तो कानपुर को ही आगे रखता था। तो तब मुझे जाकर पता पड़ा कि कोटा को लोग इतना प्रेस कर रहे हैं और आईआईटी का हब माना जाने लगा है ये। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने मिस्टेक की कि कोटा नहीं जाकर। तो फिर मैंने फिर आया कि नहीं कोटा जाना है, और फिर मैंने आपको वापस फ़ोन किया और तब मुझे ध्यान है आपने कहा कि नहीं विकास, फिर से अब हमारे यहाँ जो है पुरुषोत्तम कुमार शर्मा सर एज एचओडी मैथ्स हैं, अब आपको फिर से प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। राइट राइट, हाँ तब पुरुषोत्तम जी थे, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताऊँ, उस वक्त मेरा अच्छा खासा लॉस भी हुआ। मतलब उस समय के हिसाब से बताऊँ, आपने जब फर्स्ट जॉब ऐसे ऑफर किया था तब मुझे ध्यान है 2.4 लाख एनम। और फिर जब मैं सेकेंड टाइम सेम प्लेस पर आया तब मुझे 1.8 लाख एनम। लेकिन तब मैं एकदम क्लियर था, तब मैं एकदम क्लियर था कि नहीं मुझे कोटा जाना है, आखिर मुझे देखना है कि ऐसा क्या है कोटा में। अच्छा जी। हाँ, तो ये बात मेरे दिमाग में आ चुकी थी कि पढ़ाना तो कोटा में ही है। तो कोटा कैसा लगा फिर? हाउ वॉज योर डिस्कवरी ऑफ कोटा? सर मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट मतलब हो सकता है मुझे 3-4 साल में जाके होता है, वो मुझे लगा कि आपके कोचिंग में आकर, इनसाइट में आकर के आपने मुझे, मुश्किल से कुछ ही दिन हुए थे, है ना, आप अपने आपके रूम में ले गए, वहाँ पर पूरी किताबें बिखरी हुई थी, पूरी किताबें रखी हुई हैं, बहुत सारी रखी हैं, ढेर लगा है। आपने ले जाके कहा कि विकास इन किताबों में ढूंढ लो, तुमको जो किताब इस्तेमाल करनी हो तुम इनको उठाओ, ले जाओ घर, जो पढ़ना है जहाँ से पढ़ना है आप करो ये सब। तो वो जो चीज़ थी ना सर, क्योंकि मुझे खुद को कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या उठाऊँ, एमएल खन्ना के अलावा कुछ नहीं जानता था। पहली बार रशियन बुक्स। अच्छा, हमारा तो शौक था, हम जिस शहर में जाएं हम ट्रक भर की किताबें लाते थे, बिल्कुल उस टाइम तो याद है, क्योंकि ऑनलाइन तो था नहीं। हाँ रशियन बुक्स पर आप ही के यहाँ आकर के अच्छा जी। सब यूज़ करनी शुरू की, उनको रीड करता था, उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने साल भर के अंदर में जो सब्जेक्ट सीखा वो शायद मैं कहीं नहीं सीख सकता था। उसके लिए मुझे जो यहाँ टाइम मिला, जो इन्वायरमेंट मिला, मैं इनफैक्ट यहाँ पर ध्यान है मुझे, मैं सुबह आता था और रात में सीधा जाता था। तो दोपहर के टाइम में मैं यहाँ बैठ करके, जब क्लास नहीं हो रही है तो मैं बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था। तो एक बच्चा था लक्ष्मण महेश्वरी, तो वो आया, मुझे देख के कहता है सर आप क्या कर रहे हो? तो उसने देखा, मैंने कहा यार, कहता सर आपको हमारी 1.5 घंटे क्लास के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा अगर ये नहीं करूँगा तो वो 1.5 घंटे की क्लास में उतना नहीं पढ़ा पाऊँगा, चमक नहीं आएगी। वो बिल्कुल टू द पॉइंट है ना, फिर होगा कि सोच सोच करके बता रहा हूँ, तो उसमें फिर टाइम। तो मैंने कहा तो वो चीज़ों के लिए ना तुम्हारी 1.5 घंटे के लिए मुझे 3 घंटे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट जो मिला ना, मतलब वो अपने आप में चमत्कार ही मानता हूँ मैं। और इनफैक्ट जब मैं इनसाइट से बंसल में शिफ्ट हुआ था तब मुझे आपके वर्ड्स ध्यान है, आपने कहा था कि विकास यहाँ पर तुम अकेले हो, वहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर तुम पूरा सिस्टम लीड कर रहे हो, बढ़िया सब कुछ अच्छा है, वहाँ पर तुम खो जाओगे। तो भी मेरे दिमाग में था सर, क्योंकि बंसल क्लासेस मैं आया ही देख के बंसल क्लासेस था, उस टाइम कितना आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन था, आया ही बंसल क्लासेस को था। तो उससे मुझे और वो आ कि ऐसा बंसल क्लासेस में ऐसा क्या है कि लोग वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन बंसल क्लासेस में मैं सोच के यही गया था, जैसा आपने कहा था ना कि यू विल बी वन ऑफ द मैथ्स टीचर, बिल्कुल मेरे दिमाग में यही था कि मैं भी वन ऑफ द मैथ्स टीचर हूँगा और मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ा पाऊँ, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के मैं वहाँ पर सस्टेन कर जाऊँ, ये मेरे लिए अपने आप में इनफ है। यही थॉट से गया था मैं। लेकिन सर जो यहाँ पर जो लर्निंग हुई ना मेरी, मुझे जा कर के वहाँ पता पड़ा कि ये कितने तो काम की थी। कितनी काम की थी। वहाँ पर तो लोगों के लिए ये एकदम डिफरेंट लेवल था कि जो है मैं जो सॉल्यूशन बताता था, ऑल्टरनेट मेथड्स बताता था, और वहाँ के जब लोग सरप्राइज से देखते थे कि अच्छा ये भी सॉल्यूशन है, तो ये बात मेरे लिए सरप्राइज था। जो कि मैं सोचता था कि तो सबको ही आता होगा, मुझे आता है मतलब सबको आता है। लेकिन वहाँ जाकर पता पड़ा कि वास्तव में जो इनसाइट में रह के मैंने सीखा वो मतलब
एक्सेप्शनल था वो। सर बहुत हद तक व्यक्ति भी सीखता है, हर व्यक्ति उसी सिस्टम में रह के नहीं सीखता। ये अपने ऊपर भी होता है कि हम, भाई नदी तो बह रही है, हम कितना पानी लेते हैं, ये तो हमारा पात्र है, जितनी पात्रता है उतना ग्रहण करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात आपने जो कही यहाँ पर, और जो शायद सारे आगे के टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग है, या शायद टेक अवे हो सकता है, कि एक होता है मिनिमम एफर्ट का रूल, कि भाई हमें पढ़ाना है तो नोट्स ले लिए, एक स्टैंडर्ड नोट्स की, या ये कोचिंग के मटेरियल है, ये नोट्स हैं, या ये स्कूल का सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है और इसी में 40 साल गुजार देने हैं। इसी को रिपीट कर करके हमने इसको बढ़िया से तोता रटंत कर लिया है। और ऐसे टीचर्स, ऐसा नहीं है सर्वाइव नहीं करते, पॉपुलर नहीं होते, बिल्कुल चलता है, पर वो आइकॉनिक वाली स्टेटस नहीं आती। जब हमने ज़मीन से जो जुड़े हुए हैं, जब हमने खुद अपना मटेरियल बनाया है, खुद रॉ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, एक एक चैप्टर को 20-20, 30-30, 50, 100 किताबों से पढ़ा है, और फिर जब हम बोलने खड़े होते हैं और उसको डिलीवर करते हैं, तो फिर ताली बज जाती है एक बार, और फिर वो एक क्लास अलग दिखाई पड़ती है, जैसा कि आपके केस में भी हम देखते हैं। अच्छा सर, तो फिर एक बात बताइए, कोई बहुत टिपिकल इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो आपको लगता है कि एक आपके मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ गया, विद्यार्थियों के साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन जो आपको लगता है कि हाँ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह से, कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी, कोई बहुत कमज़ोर विद्यार्थी, या कोई ऐसा विद्यार्थी जो कोई गलती कर रहा था और आपको लगा कि मैं इसको कुछ बता सकता हूँ, बता पाए कि नहीं बता पाए, सुना कि नहीं सुना, कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद रह गया? मेरे साथ तो सर मैक्सिमम जो इंसिडेंसेस है पढ़ाने के दौरान, वो मेरे सब्जेक्ट के ही इम्प्रूवमेंट लेवल में है, जिससे मेरे को इम्प्रूवमेंट आया और जिससे मैंने खुद ने सीखा, और फिर उसको वहाँ से, उस दिन से मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो ऐसे कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं। सुनते हैं। लाइक एक बार मैं बंसल में एक ऐसा नहीं कि हमेशा टॉपर स्टूडेंट ही आपको कुछ नया सिखाता है। हम क्लास ले रहा था और एक मीडियोकर बैच था, वो 12th क्लास का बैच था आई थिंक। तो उसमें एक मैक्सिमा मिनिमा का कुछ प्रॉब्लम करा रहा था मैं। तो उसमें मेरी हैबिट रही है कि मैं कई सारे क्वेश्चंस में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मतलब जैसा लोग कन्वेंशनली सोचते हैं कि कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, तो मैं ऑल्टरनेट मेथड्स, और अगर उससे शॉर्ट सोल्यूशन आता है तो वो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन होता है। तो मैं इस तरह का ही अप्रोच से क्वेश्चंस कर रहा था। लेकिन एक क्वेश्चन आया, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बना, तो मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया और मैं उसको कन्वेंशनल अप्रोच, दैट इज़ डेरिवेटिव, से कर रहा था। अब एकदम से पीछे से एक आवाज़ आई, सर AMGM। तो वो उस वक्त जब मुझे फील हुआ कि ये मेरे मजाक उड़ा रहा है कि देखो सर, आप तो बहुत सारे क्वेश्चन AMGM से बताते हो, ये भी करके दिखाओ। तो मैंने उस वक्त उसको तुरंत डांट दिया। मैंने कहा हर क्वेश्चन थोड़ी होता है AMGM से। तो उस वक्त तो चलिए बात खत्म हुई, मैं क्वेश्चन डिस्कस करके आगे बढ़ा। फिर मैं कुछ और क्वेश्चन बोर्ड में लिख के, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं हमेशा बच्चों को टाइम देता हूँ एटलीस्ट कि वो कुछ एल्गोरिथम तो डेवलप कर पाएँ। तो बच्चे कर रहे हैं, मैं तभी मेरे दिमाग में उस बच्चे की बात फिर आई कि वो क्वेश्चन AMGM से हो सकता है क्या। और मैंने उसको सोचा और कुछ थॉट आया, और फिर मैंने इमीडिएट क्लास को रोक करके मैंने कहा कि वो क्वेश्चन तुमने कहा था ना, और वो क्वेश्चन मैंने करके बताया। तो हालांकि हो सकता है वो चीज़ किसी टेक्स्ट में कहीं ना कहीं अवेलेबल हो, लेकिन वो कॉमन नहीं थी। हाँ जी। कि जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो कॉमन नहीं थी बात। तो मैंने उस सॉल्यूशन को बताया। तो उस सॉल्यूशन को सुन करके अब वही है कि बच्चे ये सारी चीज़ें बहुत लाइक करते हैं कि अरे देखो, किसी ने कहा और सर ने उस चीज़ को कन्वर्ट करके बताया। और फिर उसके बाद से मैंने वो आइडिया उससे रिलेटेड कहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी होता है जहां आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन उसमें मैं मानता हूँ कि उस बच्चे का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर उसने उस दिन मुझसे ये बात नहीं बोली होती तो वो शायद नहीं आ पाती। तो इस तरह के आइडियाज़ रहे हैं। ऐसा ही इंसिडेंस एक बार, वो तो आप जानते हो, एम्ब्रोज बिरानी 3rd रैंक, वो एक बार एक क्वेश्चन बाहर लेकर के आया परमोटेशन का। तो उसने क्वेश्चन किया, पूछा, मैंने उसको केसेस बना के कुछ कर दिया। फिर वो कहता है कि सर आंसर की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू सर कुछ 9C4 से मैच करती है।
उसने इस तरह का बोला कि भाई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई केसेस बना के। तो उसने कहा सर इसका आंसर जो है ना सर ये 9C4 मैच करता है। तो कहा सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डायरेक्ट मेथड हो जो सीधा आंसर लाता हो। तो अब हमने कहा कि चलो सोचते हैं। तो उसी के सामने सोचा, फिर कुछ आइडिया आया और फिर उस चीज़ को कन्वर्ट किया। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत लाइक होती है। आज भी एम्ब्रोज आता है, बात करता है, मिलता है, तो वो इन्हीं सब बातों को बोलता है। वो क्लिक पुरानी हाँ, मिल जाती है। वो कहता है कि सर मैं आपसे डाउट पूछता था तो मैं डाउट अपने सवाल पूछने नहीं आता था, मैं आपसे ये देखता था कि आप उस चीज़ को सोच कैसे रहे हो, मुझे वो डायरेक्शन चाहिए होता था। राइट। तो ये सारी बातें बच्चों को बड़ी मतलब अपील करती हैं, न सिर्फ अपील करती हैं, इंस्पायर करती हैं। यहाँ पर सर एक बहुत अच्छी बात मुझे ध्यान आती है, जो बंसल सर कहा करते थे। आई मीन हम बात कर रहे हैं द वेरी एस्टीम्ड वीके बंसल सर की। बंसल सर जो कोटा के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं मैथमेटिक्स में, या पूरे कोचिंग इंडस्ट्री के कोटा कोचिंग फॉर्मुलेट ही इनिशियली बंसल सर की करी हुई है। तो सर हमेशा कहते थे कि एक अच्छे टीचर को बनाने में सबसे क्रूशियल होता है एक अच्छा विद्यार्थी। और अब तो कई वर्ष मुझे भी हो गए पढ़ाते हुए, उसमें एक छोटा सा डिविएशन जो मुझे समझ में आता है वो ये कि ये सच है कि अच्छे विद्यार्थी का महत्व है, लेकिन फिर कोटा में ही हमारे आपने देखा है बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जिनको उतने ही अच्छे विद्यार्थी मिले और वो कुछ नहीं बने। इनफैक्ट उन्होंने उन विद्यार्थियों का भी कबाड़ा किया और स्वयं का भी किया। तो अच्छा विद्यार्थी हाँ यूज़फुल हो सकता है, बट एक अच्छे टीचर को बनाता है उसके मन का कमिटमेंट। टीचर सबसे पहले अच्छा खुद होता है, उसकी आंख में खुद एक शर्म होती है और मन में एक संकल्प होता है, एक तो कहीं गलती नहीं करनी है, दूसरा अच्छा से अच्छा डिलीवर करना है, और अगर विद्यार्थी कुछ पूछ रहा है तो पूरी जिम्मेदारी से ढूंढ कर उसका अच्छे से अच्छा उत्तर निकाल कर देना है। ये संकल्प बनाता है एक आइकॉनिक टीचर को। तो दिस आई थिंक कुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल टेक अवे फ्रॉम ये जो दोनों इंसिडेंट्स आपने मुझे बताए हैं। चलिए, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। तो विजय सर ये बताइए कि अगर कोई विद्यार्थी ना बड़ी शानदार मैथ्स पढ़ना चाहे, अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है अभी 8th-9th में हो, कोई हो सकता है 11th में आ रहा हो, कोई 12th में हो, कोई 13th में हो, तो अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की मास्टरी के लिए चाहिए क्या? व्हाट डज इट टेक टू मास्टर मैथ्स एंड व्हाट डज इट इन्वॉल्व? कितनी अभ्यास करना पड़ता है, क्या पढ़ना होता है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए, कैसे डिकोड किया है आपने इसे? एक्चुअली क्लास लेवल वाइज तो आंसर नहीं है कि फॉर दिस लेवल, एक जनरल आंसर है जो कि सबके लिए ठीक है, मेरे हाँ, हिसाब से एप्लीकेबल है। तो मैथ्स के क्वेश्चंस जब आप करते हो तो आपको कुछ भी चीज़ आप जब अप्लाई करते हो तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये बात क्यों आपने अप्लाई की, ये आपको थॉट आया क्यों, है ना। आपके पास हर बात का आंसर होना चाहिए कि आपने कोई भी स्टेप लगाया तो उसका क्यों का आंसर होना चाहिए, वाई दिस, है ना। अब दूसरी चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्विंग पर मैं जा रहा हूँ कि आपने कुछ अच्छे आइडिया से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और मान लो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बट इट इज़ टू लॉन्ग, सॉल्यूशन जो है काफ़ी लेंदी है। तो मेरा मानना है कि फिर उस केस में आपको एक ऑल्टरनेट भी सोचने का टेंडेंसी रखना चाहिए कि आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सॉल्यूशन, येस आई एम एबल टू सॉल्व इट बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज इतने लेंदी सॉल्यूशन अगर मैं करूँगा तो मैं एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाऊँगा। तो आपको ऑल्टरनेट सोचने का भी प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप सोचोगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, और फिर जब आप इस चीज़ को फ्रीक्वेंटली करते रहोगे कि आपकी ये आदत का ही पार्ट हो गया कि आप जनरली ऐसा करते हो कि अगर प्रॉब्लम लेंदी हो रहा है और आप ऑल्टरनेट अप्रोच कर रहे हो तो स्लोली आपको वो जो कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ हैं जिसको हम सोचते हैं कि यार इतना कैसे डीप थॉट कैसे सोच सकते हैं, है ना, लेकिन फिर वो डीप थॉट आपके लिए कॉमन हो जाएगा क्योंकि आपने उस थॉट को कई बार लगाया है। तो वो अभ्यास से मंझ जाता है, अभ्यास से मन जाता है। तो वो जो चीज़ जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं आप उसको प्रॉब्लम को देखते ही बोल दोगे अरे ऐसे कर लो, अप्लाई दिस आइडिया, ये आइडिया लगा दो, राइट, ठीक है। तो यही तरीका है।
और दूसरा एक यहाँ पर एक मैं इंटरजेक्शन देना चाहूँगा। तो जो विद्यार्थी जैसे क्वेश्चन आया, टीचर ने बोर्ड पे सॉल्व किया, उन्होंने लिख लिया उसे और एक तरह से जैसे मैं कहता हूँ कि सॉल्यूशन को कब्जे में ले लिया, तो उससे गणित सीखने का कोई बहुत लाभ नहीं होगा। नहीं है। उनको जब तक उसको मनन नहीं करेंगे, जब तक मन में न सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं इसको कैसे करता, और ये एक तरीका है, जब तक दूसरे तरीके न सोचे जाएं, ऑल्टरनेट न सोचे जाएं, और जब पहली बार सोचेंगे तो समय लगेगा। बिल्कुल। और लेकिन जब ये 2, 5, 7, 10, 25, 50, 100 बार कर लेंगे तो धीरे धीरे वहाँ गोता निकाल लगा के समुद्र में मोती निकालने की आदत पड़ जाएगी, बिल्कुल। और फिर खट से वो मोती हाथ में आ जाएंगे और लगेगा अरे वाह, इसकी तो मैथ्स अच्छी हो गई। बिल्कुल, इस बात को मैं अपने ही से ही रिलेट करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं सिरिल सर क्या पढ़ता था, तो मैं जब घर आता था तो मैं सबसे पहले डायरेक्टली जो है होमवर्क सॉल्व करने में नहीं बैठता था। मैं सबसे पहले उनके नोट्स को रिवाइज करता था, और जब नोट्स को रिवाइज करता था तो खाली उनके सॉल्यूशन समझता नहीं था, मैं उनके स्टेप्स को सोचता था कि सर ने ये स्टेप क्यों लिखवाया, और मैं इस बात को भी सोचता था कि क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद से करता था। मतलब एक कि सर का सॉल्यूशन पढ़ लिया कि सर ने अच्छा ऐसे ऐसे बताया, ठीक है। दूसरा कि क्या मैं कुछ और सोच सकता हूँ, मैं अपनी पूरी सोच उस क्वेश्चन पे निकालता था, तब जा करके मैं उस नोट्स को परफेक्ट मानता था, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस पर आता था, और सेम डे थोड़ा प्रैक्टिस किया तो उससे वो पूरा कंसेप्ट जो है अपनी पकड़ में आ जाता था। ठीक बात है। और यही सेम चीज़ को जब मैं टीचिंग में आया तो टीचिंग में आ करके मैंने चीज़ को और ज़्यादा गहराई से लिया। अच्छा सर, एक बात बताइए, कोई पेरेंट कैसे पहचाने कि उसका बच्चा ढंग से आईआईटी की या नीट की तैयारी कर रहा है? कई बार बच्चे कहते हैं मैं तो दिन रात पढ़ रहा हूँ, पढ़ते हुए दिखते भी हैं। वो ऑनलाइन पढ़ने का आजकल बड़ा फैशन चल पड़ा है, तो बच्चे 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल लेकर पर उस पर आंख गड़ाए रहते हैं, कमरे में बंद करके बैठ जाते हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, और हो सकता है वो पढ़ते भी हों। पर एज अ पेरेंट अगर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में मेरा बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, तो कैसी कर रहा है, स्तर क्या है उसका, मतलब ये कोई पुलिसिंग की बात नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट ये मेरी जिम्मेदारी भी तो है ना कि हो सकता है मैं इतना पढ़ा लिखा ना हूँ, पर मैं जानना तो चाहता हूँ ना कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, कहीं वक्त नहीं बर्बाद कर रहा, कैसे पकड़ूंगा मैं? देखिए ये है तो इसका भी आंसर जनरलाइज्ड ही सभी सभी पर मेरे ख्याल से एप्लीकेबल है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि अगर अवेयर पेरेंट की हम बात करें, जो हम बच्चे की तैयारी करने आप लाए, आपने उसको आईआईटी की कोचिंग में डाला या आपने कोई उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कराया, तो आपको पता तो होना ही चाहिए कि उसमें क्या है, किस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो एटलीस्ट है ना, इनफैक्ट कोचिंग में भी हम जानते हैं कि पेरेंट आते थे मिलने, है ना, कभी आते थे और वो कहते थे कि बच्चा मेरा बहुत मेहनत कर रहा है सर, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो वो जो अवेयर पेरेंट होते थे ना, वो केवल इतना नहीं बोलते थे, वो हम उनसे पूछते थे कि सर आपने कभी इसकी कॉपी देखी, एक काम करता है, तो वो प्रॉपरली बताते थे कि हाँ सर वो डीपीपी भी सॉल्व करता है, वो आईआईटी जो भी आप लोग होमवर्क देते हो वो भी उसकी कॉपी में होता है, मैं कभी उसकी कॉपी पलटाती भी हूँ। तो इस तरह के रिप्लाई सुनने को मिलते थे। तो मेरे ओपिनियन में यही बात सबके लिए फॉलो होती है, चाहे बच्चा आपका ऑनलाइन स्टडी ही क्यों ना कर रहा हो। ऑनलाइन स्टडी का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ वॉच करना है, आपको देखना है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको भी लिखना ही पड़ेगा, नोट करने वाली बात है। हाँ। क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको ही सॉल्व करने होंगे और तब आप मार्क करोगे आंसर। तो प्रोसेस तो सबके लिए सेम है। तो सभी पेरेंट्स के लिए ये बात लागू होती है कि आप अपने बच्चे की कॉपी ज़रूर चेक करो। अब कॉपी चेक करने में कि क्या देखें, ये तो कुछ भी रैंडम लिख दिया, तो एटलीस्ट आप कभी उससे कहो कि अच्छा ठीक है, पुराने जेई एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही नीट में भी होगा आई थिंक्स। तो जेई एडवांस के क्वेश्चन बच्चे से कहिए कि दिखाओ जरा इस चैप्टर के जेई एडवांस के तुमने कहाँ सॉल्व कर, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है ना, पूरी तरह से क्लास में हो चुका है, अब होमवर्क वगैरह भी हो चुका है, तो इसका मतलब तुमने पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस भी तुमने ट्राई किए होंगे, वो दिखाओ। नहीं तो शीट सॉल्व करी होगी, मॉड्यूल या बुकलेट सॉल्व करी होगी, एनसीईआरटी लगाई होगी, कहाँ है, कुछ लिखा है क्या हाथ बस। से? हाँ। और अगर खाली वो वर्किंग आपको 2-3 पेज की दिखाता है तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाओ कि ये कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रैंकली एक चैप्टर 2 चैप्टर के बाद ही लोगों के अगर पतले रजिस्टर हैं तो वो तो भर जाते हैं।
तो एक चैप्टर यानी कि एक चैप्टर में कितने पन्ने, कम से कम 40-50 पन्ने लगते हैं? 50 पन्ने मिनिमम मान लीजिए। अगर आप क्वेश्चन देखिए ना, आप उसकी शीट उठाइए, आप बच्चे की शीट उठाइए, शीट में क्वेश्चन देखिए। अगर अगर शीट में क्वेश्चन आपको टोटल 100 दिख रहे हैं, तो वो 100 क्वेश्चन 5 पेज में तो नहीं हो पाएंगे। हाँ, 100 सवाल 5 पेज में कैसे हो सकते तो हैं? आप है ना, और आपको वर्किंग 2-2 3-3 लाइन की तो दिखनी चाहिए ना हर क्वेश्चन की। तो बस इतना ही बहुत होता है चेक लगाने के लिए। अगर इतना भी आप कर रहे हो तो आपका बच्चा आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। अच्छी बात है, बच्चों को शायद ये कम पसंद आए, लेकिन पेरेंट्स के लिए गोल्डन डिक्टम है ना? और ये इसलिए नहीं है कि हमें बच्चों पर विश्वास नहीं है। विश्वास और अंधविश्वास का जो अंतर है वो हम दूर करना चाहते हैं। बच्चों को लगातार पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो सपोर्ट हमेशा पुचकार कर नहीं, कई बार क्रॉस एग्जामिन करके भी दिया जाता है। यहाँ इसकी बात करी जा रही है। ऑनलाइन के लिए सर मेरा एक सजेशन और है पेरेंट्स के लिए। आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आपका बच्चा क्लास लाइव अटेंड करे। जैसा मोस्टली ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, मोस्टली लोग रिकॉर्डिंग देते हैं। जैसे मैं तो खैर देता ही नहीं, तो मेरे यहाँ तो ये ऑप्शन ही नहीं है। मेरी क्लास में तो अगर बैठना है तो उसको लाइव ही आना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो कोर्सेज भी हैं, और बच्चा अगर किसी और कोर्स में जुड़ा है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका बच्चा मोस्टली लाइव क्लास ही जाए। अगर वो लाइव अटेंड नहीं कर रहा है तो उसका एक बहुत जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहा है। सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। ये जेन्युइन रीज़न ना अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होता है, और बच्चे बहुत मासूम चेहरा बनाकर पेरेंट्स को बहुत ईजिली कन्विंस कर लेते हैं। तो आप जेन्युइन और इन जेन्युइन, तो हमने सुने तो बहुत सारे रीजंस हैं ही, सही है ना? तो आप 5 ऐसे रीज़न बताएं जो कि वास्तव में जेन्युइन हैं, और 5 ऐसे जो लगते तो हैं जेन्युइन पर हैं नहीं। नहीं, जेन्युइन में जैसे देखिए, कभी मेरे पास ही जैसे किसी बच्चे का आता है तो कई बार तो पेरेंट ही मैसेज करते हैं कि सर इसको बहुत फीवर है और ये एडमिट है, तो इसलिए आपकी क्लास नहीं कर पाएगा, 1-2 दिन का इसका रेस्ट के लिए बोला है। तो मोस्टली मेरे पास पेरेंट्स के ही मैसेज आ जाते हैं। ठीक बात है। तो और मतलब ऐसा आए दिन आपका बच्चा कहे कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। अगर मैं बहुत थक गया हूँ, ये कोई रीज़न नहीं हुआ, है ना? आप कितने भी थके हो, आप 1.5 घंटे की क्लास में तो बैठ ही सकते हो। अभी मैं कहूँ आप बहुत थके हुए हो, अभी आपको मोबाइल दे दूँ, आप देखते देखते आप 3 घंटे तक टाइम पास कर दोगे। आप मूवी चले जाओ, आप बहुत थके हो तब भी आप मूवी देख लोगे। सर, लेकिन आजकल जो टीचिंग सर्कल्स में जो चर्चा होती है, इसमें एम्पैथी और इस तरह की चर्चाएं बहुत एग्जैजरेटेड हैं। और ये जो आप कह रहे हैं, ये ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे ये अत्यंत क्रूर चर्चा है, कि बच्चा जब अपने मुंह से कह चुका है कि वो थक गया है, तो बच्चे की जान लोगे क्या? देखिए, एक बहुत एक्सेप्शनल केस होता है ना, कि हाँ ठीक है ये नहीं कर सकता, अब तो मुझे ही दया आ गई कि हाँ यार ये नहीं कर सकता है। तब आप खुद ही कहोगे, अगर अब मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दिक्कत में है, तो मैं खुद ही कहूँगा कि तुम आज रहने दो। आपके मुंह से खुद ही निकल जाएगा, आपके मुंह से खुद ही निकल जाएगा कि आज तुम रहने दो, आज तुम रेस्ट कर लो। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको सामने दिख रहा है आपको। और दूसरी बात है कि ऐसे सिचुएशन कभी 3 महीने में एक हाँ, बार 3 महीने में फ्रीक्वेंट नहीं वो होगा, हर हफ्ते या हर दूसरे दिन नहीं आ नहीं आ सकती कि सकता। आज मैं तो थक गया। अभी अभी हम कहें आप अपने बच्चे को कोचिंग भेजोगे, तो वहाँ कोचिंग में आपकी इस बात को लेके कोई सुनवाई है क्या कि आज आपका बच्चा नहीं आ पाया इसलिए आपको जो है वो सर घर आके पढ़ा देंगे, सवाल ही है नहीं ना? था। और फिर आप उसको कैसे मेकअप करोगे, कैसे कवर करोगे? और अगर अच्छी कोचिंग है तो वो आपको सेम टीचर का लेक्चर नहीं देंगे, वो फिर आपको जा करके वहाँ, इनफैक्ट आपको और ज़्यादा टाइम किल करना पड़ेगा। वहाँ जा करके डाउट रूम में आप जाके बैठोगे, वेट करोगे, और जिससे आप पूछोगे वो आपको उस तरह से नहीं बताएगा जिस तरह से आपको टीचर ने सवाल नहीं बताया। उठता, बल्कि उनको कई बार खुद भी कुछ नहीं आता होता, इसीलिए वो डाउट टीचर है। तो फिर यही सेम चीज़ आपको ऑनलाइन में भी फॉलो करनी है कि जैसे मैंने ऑफलाइन में अगर मैं मिस करता क्लास तो मुझे सेकेंडरी चीज़ मिलती, तो उसी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड यहाँ भी रहो कि आपको सेकेंडरी चीज़ मिलेगी। या तो आप उनके नोट्स पीडीएफ से पढ़ के खुद मेकअप करो, और वैसे ये चीज़ होती भी है कि आप अगर मिस कर रहा है तो आप उसके पीडीएफ से कवर करो, और आपका जो कुछ ना कुछ सर्किल होगा आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, और अगर आपका वाकई में जेन्युइन रीज़न रहा होगा तो आपको टीचर भी मदद कर देंगे। आप अगर डाउट सर से भी पूछोगे तो वो भी आपकी मदद कर देंगे कि ठीक है, एक लाइन का मैंने हिंट दे दिया कि इसमें ये पॉइंट था, अब आप करिए इससे। ठीक बात है।
तो जेन्युइन बच्चों की हेल्प तो सभी लोग करते हैं, टीचर्स, फ्रेंड्स, सभी लोग करते हैं। और कौन से ऐसे रीजंस हैं सर जो सुनने में बड़े जेन्युइन और मासूम लगते हैं खतरनाक? अ, नहीं ऐसे सर मैं तो नहीं मानता, मतलब मैं देखिए, मैं तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास में कोई आता है तो मैं नॉर्मली ऐसे कहता हूँ, पूछ लेता हूँ कि ये ऐसे बार बार तो नहीं होने वाला है। अच्छा, तो ये भी है ये बात मैं चेक कर लेता हूँ। कि वो चीज जो शायद एक बार जेन्युइन है, हाँ वो जब 6 बार रिपीट होती है हाँ। तो वो फिर अब एक फॉर्मूला बन जाती है, वो पाखंड बन जाता है। और वैसे जितना मैं समझता हूँ, अगर आप चेक लगाओगे तो बच्चा भी इतना हिम्मत नहीं करता है, बच्चा इतना शातिर नहीं होता, मैं तो सीधा कहूँगा बच्चा इतना शातिर नहीं होता है। मैं यहाँ पर मतभेद हो सकता है हमारा, है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को देखिए, इतने दसियों हजार विद्यार्थियों को पढ़ाया है, तो हर टेस्ट के विद्यार्थी होते हैं। होते भी है तो हम पहचान जाते हैं उनको, हम पहचान जाते हैं कि इसकी मदद नहीं करनी है। सर, ऑनलाइन की एक समस्या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं। धीरे धीरे कोविड के बाद अब हम जैसे 2025 के अंत में बैठे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विद्यार्थियों और पेरेंट्स का मोहभंग हो रहा है। कैसे? एक बच्चे ने बहुत ज़ोर शोर से ऑनलाइन से तैयारी करी, उसको लगा कि बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हो गए ऑनलाइन और सस्ता भी है ना, और घर बैठे हो जाता है। फिर उसने पढ़ाई करी और वो फेल हो गया। फिर उसने देखा कि मेरा साथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो भी सब फेल हो गए, और पूरे आसपास जो दिखते थे मुझे दिखता है कि वो 100% लगभग फेलियर रेट है उसका। तो फिर उनको लगा शायद मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा होगा। पर ये 1 साल हुआ, फिर उसने अगले साल फिर तैयारी करी, फिर रिपीट किया, और वो उसके फ्रेंड सर्कल सारा पूरा सर्कल सब फेल होते चले गए। तो जब ये 3 4 5 साल की एक लेगेसी बन गई कि सर सब फेल ही हो रहे हैं, इसमें कोई सेलेक्ट तो हो ही नहीं रहा, तो अब जो है पेरेंट्स को भी लग रहा है कि देखो, बड़े बच्चे ने तैयारी करी थी ऑनलाइन से और बर्बाद हो गया, तो अब ये ऑनलाइन है तो चलो सस्ता है पर ठीक नहीं है, या इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं आ रही। तो ये दोष किसका है? इसको आप कैसे क्रिटिक करते हैं, एनालाइज करते हैं? क्या ऑनलाइन एज ए माध्यम कोई खराब माध्यम है या कोई और बात है? क्या है ये? नहीं, माध्यम तो इनफैक्ट मैं इसको ऑफलाइन से बेटर मानता हूँ। अच्छा। हाँ। इसका जो फेलियर रेट है, आप एक काम कीजिए, आप ऐसे वीडियोस देखें, ऐसे क्लासेस देखिए जहाँ बल्क में बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप उन वीडियोस को नॉर्मली आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली। अच्छा। ये जो है, ये बच्चे को पुराने 1-2 साल के क्वेश्चंस पेपर के कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आके सॉल्व कर रहे हैं। ये बेसिकली पुराने आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चे को ये स्यूडो फीलिंग दे रहे हैं कि देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। झूठा एहसास। बेसिकली जो मैं समझ पाया उसमें वो ये है कि ये बच्चों को सॉल्व करना सिखा नहीं रहे हैं, ये बस बच्चों को करके दिखा रहे हैं, एक सेटिस्फैक्शन ला रहे हैं कि देखो हमने तुमको 2 साल के क्वेश्चन कराए। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ चलिए 2 साल के क्वेश्चन कराए, आपने पूरे कराए क्या? और पूरे क्वेश्चन पे तो आप जो 1 शॉट एंड डिफरेंट वीडियोस जो आप डालते हो वो तो आपकी पूरी लेंथ सफिशिएंट ही नहीं है ना। आप उसमें थ्योरी पढ़ा रहे हो, कुछ इलस्ट्रेशंस ले रहे हो, और बच्चा ये सोच रहा है कि बस इतनी तैयारी से मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई। हाँ, ये 1 शॉट का आजकल बड़ा चलन है। आपके 1 शॉट वीडियो आपने नहीं बनाए कभी, क्यों? मैंने सर आज तक सिर्फ एक 1 शॉट बनाया था। अच्छा। और हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप ठीक है 1 शॉट करना चाहते हो तो आप एक ये चीज़ भी ट्राई करो, आप बच्चों का अगर वास्तव में भला चाहते हो, और उससे मैं गारंटी करता हूँ इससे बच्चों का रिजल्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। आप एक काम करो, एक 1 शॉट लॉन्च करो कि जो है डिस्कशन ऑफ जेई, आप मेंस के क्वेश्चन करना चाहते हो, जेई मेंस 2024 कंप्लीट क्वेश्चंस। आप खुद ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, अपने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दो कि ये रहे सारे क्वेश्चंस, और इस दिन आओ, इस दिन ये सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। राइट। है ना, 2024 कि वर्कशॉप करते हैं, ओपन आओ, तुम सॉल्व करो और हम अभी डिस्कस करेंगे। सॉल्व नहीं, आप होमवर्क दे के आओ। अच्छा, करके आओ। सर कैसे करेगा सर, वो आपका 1 शॉट पूरा डे निकल जाएगा। बच्चा करेगा, आपका बताओगे, आप उनको करके आने को दे दो, आप टाइम दे दो कि इस दिन डिस्कशन होगा। आप 24 23 के सारे पेपर दे दो, इसको सारे क्वेश्चंस दे दो, और वो ऑनेस्टली सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। ये नहीं कि कोई अच्छा क्वेश्चन तो आप हटा दो। ये नहीं होना चाहिए। और आप उसको बुलाओ बच्चे को, और आप उस दिन आकर के आप उनके डाउट जो
आपको लगते हैं कि जो डिफिकल्ट वंस हैं उनके बता दो, क्योंकि आप सारे बता नहीं सकते, बच्चे तो सारे पूछेंगे। बच्चे तो आपसे एकदम एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, है ना। तो ये अब आपका हाँ कि जो है आप इसमें कौन से क्वेश्चन स्किप करते हो, लेकिन उसमें जो डिफिकल्ट वंस है वो आप बता दो और लो आपका चैप्टर कंप्लीट। तो मैं तो इसे ही रियल वन शॉट मानता हूँ कि कहने को मैंने पूरे 2 ईयर के क्वेश्चंस करवा दिए कंप्लीट। तो वो चीज़ तो हो ही नहीं रही है, आप बार बार वही तो वो थ्योरी टीचिंग नहीं है काम की, डिस्कशन है काम का। डिस्कशन है काम का। क्योंकि अल्टीमेटली सोच कर देखो साथ क्या जाएगा, साथ तो ये डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी जाएगी और विद्यार्थी की खुद की मेहनत जाएगी। बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, ये बच्चे को सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हैं, ये सिर्फ देखना सिखा रहे हैं कि देखो और सेटिस्फैक्शन, बस कि बच्चा खुश फील करे कि हाँ सर ने नहीं नहीं, वो सेटिस्फैक्शन भी स्यूडो सेटिस्फैक्शन या झूठा सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि उस समय बच्चा खुश है। एक 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 भद्दा जोक सुनकर या एक कोई डबल मीनिंग बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए उसके मन में एक सस्ता मनोरंजन उसका हो जाता है, पर फिर उसके बाद जब वो एग्ज़ाम लिखने गया है जिसकी वो तैयारी कर रहा था सपोजिटली वहाँ से, और वहाँ पर जब उस एग्ज़ाम में उसके नंबर नहीं आते हैं, क्वेश्चंस उससे सॉल्व नहीं होते, और जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया और मेरा पूरा भविष्य दांव पे लग गया, तब थोड़े सेटिस्फाई होगा वो, तब लेकिन तब तक देर हो चुकी है। राइट। तो बेसिकली तो पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है और बच्चे को भी पता होता है, टीचर को भी पता होता है कि ये सेलेक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो मेरे ओपिनियन में तो ये बात को समझना है, और इसी बात को हम लोग अगर आप इस तरह से समझें कि आप अगर ये बात क्लियर आपको समझ में आ रही है कि भाई आपके बस का नहीं है, तो ऐसा नहीं कि जेई इज़ द ओनली ऑप्शन। हम लोग के टाइम में मुझे ध्यान है कि मेरे पास में एक लड़का रहता था, वो उसने साफ कह दिया था कि नहीं मैं आईआईटी नहीं कर पाऊंगा। उसने सिंपल बीएससी किया, बीएससी के आगे एमएससी, तो ये सारे और भी ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमको सबको आईआईटी की तैयारी करनी है, ज़रूरी राइट, बिल्कुल। ये जो फैशन बन गया है, इट शुड नॉट बी फैशन, इट्स अ कमिटमेंट, ये तपस्या है। ये फैड नहीं है कि जैसे मैंने एक ब्रांडेड जीन्स पहन ली या ब्रांडेड चश्मा लगा लिया, वैसे ही मैंने एक ब्रांडेड कोचिंग ले ली और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। नॉट रियली, ठीक बात है। तो सर, एक अच्छे बच्चे का स्केड्यूल क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि डूज और डोंट्स बिल्कुल एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए, जो पढ़ाई, जो सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो सिंसियर बच्चा की बात करें, जो कि वास्तव में एक जेन्युइन प्रिपरेशन करने के लिए तैयार है, सबसे पहले तो उसके पास एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। कि आप जो सॉल्व कर रहे हो, क्या वो रियली वही रिक्वायर्ड है फॉर टारगेट एग्जाम। ओके, नैया पार लगेगी किससे? ठीक बात है। हाँ। अब एक बार ये चीज़ कंफर्म हो गया कि हाँ भाई मेरे पास मटेरियल एकदम करेक्ट है, यही करने से रिसोर्स अच्छा है, रिसोर्स अच्छा प्रामाणिक। है, इसी को सॉल्व करने से सिलेक्शन होगा। अब उसके बाद में अगर आप किसी से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में जाते हो या व्हाटएवर, तो आपको एक्चुअली फिर उन पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली जो मटेरियल है आपके पास वो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपको दे तो दी शीट 100% और डिस्कशन उसका 50% भी नहीं है ना। तो ये चीज़ भी कंफर्म होनी पड़ेगी। मटेरियल हो, लेक्चर्स होते रहें, होमवर्क असाइन होता रहे और उसका डिस्कशन रेगुलर चलता रहे। ठीक है। अब अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको शेड्यूल जो है ना वो सिर्फ आपके होमवर्क के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अगर आज सर ने बोला है 50 क्वेश्चन होमवर्क, तो आपको 50 कंप्लीट करना है। आपको अपने लेक्चर को रिवाइज करना है, अपने नोट्स को गो थ्रू करना है, आपको अपना होमवर्क करना है। इसके आगे मैं कुछ नहीं मानता। अगर आप इसके आगे कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी है। रोज का काम रोज। क्योंकि आप ऐसी जगह पढ़ रहे हो जो आपको एकदम जेन्युइन मटेरियल, जेन्युइन टीचिंग सब कुछ है, तो आप उनके होमवर्क को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो। राइट। क्योंकि वो एंड में फिर रिवीजन भी प्रॉपर करा ही देंगे। तो ये तो बात हो गई आपके शेड्यूल की। हाँ, इसमें कभी कभार होता है कि सर, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कभी मेरा होमवर्क जो है कभी बहुत कम होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि अभी मेरे पास में कुछ है ही नहीं होमवर्क देने को, तो आज मैंने 10 क्वेश्चन दिए या हो सकता नहीं दिए, लेकिन किसी दिन मैंने
70 क्वेश्चन भी दिए, वो 70 रेयर है। हाँ, लेकिन ऐसा फ्रीक्वेंट नहीं होता। तो ऐसे केस में कभी कभी होमवर्क कंप्लीशन जो है ना वो हमारा एकदम प्रायोरिटी होना चाहिए कि करना ही है। और करने का मतलब ये नहीं कि आपके पूरे क्वेश्चन सबके सॉल्व मेरे खुद सारे सॉल्व हैं, नहीं, आपसे बहुत सारे नहीं बनेंगे, अटेम्प्ट होने चाहिए। अटेम्प्ट होने चाहिए, यस, है ना। क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड वंस एटलीस्ट, कि सारे क्वेश्चन मैंने ट्राई दिए हैं। और उसमें अगर आपको ऐसे केस में कभी कभार रेयर केस में कि रात के 2 बज गए 3 बज गए, अब ये रूल नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं 1 बजे या 12 बजे के बाद कभी नहीं जागता। ऐसा आपको कभी एक्सेप्शन में आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। एक्सेप्शंस हो सकते हैं। वो exception मतलब नियम से हम रात के 3 बजे तक जागें ये बुरा है, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़े तो कर लो, पर काम खत्म कर लो। काम खत्म कर लो ताकि क्लास में जब आप जाओ, जब डिस्कशन हो तो आपको ये तो पता हो क्वेश्चन में था क्या, आपने क्या किया। तो जब टीचर बताएगा तो आपको एटलीस्ट मालूम तो होगा कि आपको क्या बात स्ट्राइक नहीं की। ठीक बात है, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट के लिए यही इतना पर्याप्त है। इतना पर्याप्त है बस। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मैथमेटिक्स के भाग्य विधाता हैं, जो कोर्स डिसाइड करते हैं, टॉपिक्स डिसाइड करते हैं, पेडागोजी डिसाइड करते हैं, ज्ञानी लोग हैं। पर जहाँ तक मेरा अनुमान है, बहुत कम, शायद उंगलियों पर गिने जाने वाले ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उतने विद्यार्थियों को उस स्तर पर पढ़ाया है जिनको आपने पढ़ाया है। क्या एडवाइस देंगे आप मैथमेटिक्स के पॉलिसी मेकर्स को? किस तरह से, अगर आपको ये कोर्स दिया जाता कि आपको भारत के सारे बच्चों को मैथ्स पढ़ानी है, तो क्या आप परिवर्तन करते या कुछ हटाते, कुछ जोड़ते, अप्रोच में क्या चेंज करते, क्या कहते? ये बात डिपेंड करती है कि हम क्लास के सिलेबस की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने मैथ्स में 2 मैथ्स में डिवाइड कर दिया है, बेसिक मैथ्स, है ना। तो अब हम अगर एक नॉर्मल मैथ्स की बात करें जिसमें कि हम ये मान रहे हैं कि ये मैथ्स वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि आगे इंजीनियरिंग की तैयारी या मैथ्स से रिलेटेड डेवलपमेंट करेंगे, तो मैं कहूँगा कि फिर उसमें डाइल्यूशन जो है वो नहीं करना चाहिए। जैसा कि उस सिलेबस में भी जा कर के, मतलब अगर मुझे ध्यान है कि हमने कोई थ्योरम जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, आज के बच्चे कहता है कि सर अब ये एनसीईआरटी से हटा दी गई है। तो सुन करके लॉगरिथम का चैप्टर ही उड़ा दिया गया है। सुन करके सरप्राइज होता है कि मतलब 25 साल पुरानी, 25-30 साल पहले जिन लोगों ने पढ़ा, आप वो चीज़ों को कट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये बच्चे आगे जाके आईआईटी में जाएंगे, है ना। और आईआईटी का लेवल वैसा का वैसा इंटैक्ट है, बल्कि इनफैक्ट इम्प्रूव ही हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो लोगों के पास एक उपाय है उसका। लोग सरकार पे दबाव बना रहे हैं, और सरकार के भी बहुत ज्ञानी लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि आईआईटी का लेवल ही गिरा दिया जाए, तो सबके ही लेवल गिर जाएंगे, तो सब खुश हो जाएंगे। फिर उस केस में फिर जैसा कि अभी हम सुनते हैं कि हमारा इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं उनकी एक अलग पहचान है, चाहे किसी भी कंट्री में जाएं। अगर हम अमेरिकन्स की भी बात करें तो लोगों का जो फीडबैक है, जो अमेरिका में लोग हैं वो यही कहते हैं कि इंडियंस को तो वो हाथों हाथ लेते हैं। हाँ, तो और एक परसेप्शन है कि अगर इंडियन है तो मैथ्स अच्छी होगी। हाँ, तो वो फिर वो सारी चीज़ें फिर डिफीट हो जाएंगी। फिर आपको मतलब जो हमारी कोर कॉम्पिटेंस है, जो हमारे अब तक के ढीले ढाले एजुकेशन सिस्टम ने भी पिछले 70, 75, 80 सालों में बिल्ड किया है भारत के लिए जो नाम, वो खत्म हो जाएगा अगर आप जेई का लेवल खत्म कर देते। हाँ, तो ये तो उसी तरह की बात हो जाएगी ना सर, जैसे ऑनलाइन पे लोग क्राउड को पढ़ाने के लिए असल चीज़ पढ़ा ही नहीं रहे। ये फिर वैसी चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है कि सरकार भी लेने के लिए जो कंट्री को रियल चीज़ें हैं वो ख़त्म ही कर देगी, कि मतलब जो टॉप 1% है, कंट्री ग्रोथ के लिए जो, हाँ, उसको हटा दो। तो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो फिर तो आपका ये कहना है कि जो बेसिक सिलेबस है वो तो ठीक है, जिसका मैथ्स में रुचि नहीं है उसको खरामा जो कर रहा है करने उसके दो। कम नंबर आने दो ना। आप क्यों चाहते हो कि 90% एबव, इतना हाई परसेंटेज, इतने ज़्यादा लोग हों? आज हम अपने टाइम की बात कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा मार्क्स लोगों के नहीं आते थे। आज आप वो मार्क्स जो हमारे यहाँ गिनती के लोगों के आते थे आज बल्क में आते हैं। तो उसकी क्या नीड है? आने दो ना कम मार्क्स। और तब भी सब्जेक्ट नहीं आता। सबसे खतरनाक बात यह है कि सब्जेक्ट नहीं आता तब भी, है ना। तो
मतलब सिलेबस जो कम से कम जो एडवांस लेवल का सिलेबस है उसको जो डाइल्यूट कर दिया है उसको फिर से कंसंट्रेट किया जाए, बेहतर बनाया जाए और टारगेट भी यही हो कि भाई कम लोग ही इसको लें, जिसकी रुचि है वही ले। जबरदस्ती मार्केट डिमांड नहीं, विषय में रुचि और खुद की कैपेबिलिटी उसका कारण होने चाहिए, न कि इसलिए कि इसके बाजार में पैसे मिल जाएंगे तो कर लेते हैं और जबरदस्ती सब लोग उसे करना चाहें और सबका सत्यानाश हो जाए। मतलब सिंपल है कि 12 लाख लोगों को आईआईटी की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लाख लोग भी करेंगे तैयारी तो इनफ है। ये बड़ी मज़ेदार बात कही आपने। वैसे मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा था कि एक पेरेंट थे, बहुत आंदोलित थे, वो बहुत उत्तेजित थे। वो कह रहे थे क्या मेरे बच्चे को हक नहीं है कि वो आईआईटी में जाए, सारे बच्चों को आईआईटी में जाना चाहिए, आईआईटी में पैकेज मिलते हैं अच्छे, तो ये आईआईटी जेईई एक खतरनाक चीज़ है, इसको हटा के बोर्ड के हिसाब से सारे बच्चों को आईआईटी में भर्ती करो और सबको अच्छे पैकेज दिलवाओ। सबको दिलवाओ। कोई कमेंट है आपका इस बारे में? ऐसा तो मुझे लगता है कि आज जिन कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड कहते हैं वो कंट्रीज़ तक तो कर नहीं पा रही, और हमारी कंट्री जो कि इस चीज़ में अभी हम उतने ऊपर नहीं आते, हमसे आप वो बात कर रहे हो जो कि टॉप कंट्रीज़ नहीं कर पा रही। नहीं, वो पेरेंट जो है, मज़े की बात है, वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरा बच्चा बेहतर पढ़ लेगा, वो ज़्यादा सीखेगा। वो तो ये कह रहे थे कि आईआईटी के नाम का ठप्पा लगा के अधिक पैकेज की नौकरियां प्राप्त होती हैं। उनका गंतव्य शिक्षा या लर्निंग थी ही नहीं, उनका गंतव्य तो पैकेज था। तो उनका था कि इस पैकेज को कुछ लोगों को ही जो मिल रहा है ये उचित नहीं है, ये सबको मिलना चाहिए, इसको डेमोक्रेटाइज किया जाए। तो उनकी जो मूल जो भावना थी उसमें लर्निंग, और कहीं ऐसा नहीं था कि मुझे आईआईटी में एडमिशन चाहिए, नहीं नहीं नहीं। ये तो बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि अंबानी अंबानी नहीं रहेंगे, सारे कंट्रीमैन सबकी सेम एक एवरेज टोटल कंट्री की सारी आप निकाल लीजिए टोटल, और उसको जो है ना आप टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड बाई करके सबको दे दीजिए। तो बेसिकली वो तो इतना बड़ा कम्युनिस्ट फॉर्मूला है। तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से ठीक है, nonsense है। जेई शुड स्टे, एंड जो मैथ्स लवर्स हैं उन्हीं को अच्छे से डिटेल्ड में डेप्थ में मैथ्स पढ़ाई जाए और कस के पढ़ाई जाए, और जिनको बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं है, जो मैथ्स को करियर के तौर पे परस्यू नहीं करना चाहते, उनको ज़बरदस्ती उसमें धकेल कर उनको परेशान करके कोई लाभ नहीं। वो अपने आप ड्रॉप आउट होते जाएंगे, वो अपने आप ड्रॉप आउट होते जाएंगे, आपको अननेसेसरी पुश नहीं करना है। राइट, ठीक है। विजय सर, बहुत मज़ेदार रही ये चर्चा और बहुत एनलाइटनिंग रही। फाइनली कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आप कुछ देना चाहें, कुछ कहना चाहें बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, जो आगे मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स आएंगे, जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, एनी मैसेज यू माइट वांट टू शेयर? स्टूडेंट्स को तो मैंने मैसेज कर ही दिया कि आपको कैसे पढ़ना है ना। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के रिलेटेड मैं बहुत सारी बातें ऑलरेडी बोल चुका हूँ। पेरेंट्स को भी आई थिंक मैंने कुछ हद तक बातें बोली कि आप एटलीस्ट बच्चे पर थोड़ा चेक लगाएं और आप देखें क्या कर क्या रहा है। और हाँ, ये ज़रूर इंश्योर करें कि वास्तव में आपका बच्चा जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा है वहाँ पर रियली वो डिलीवर किया जा रहा है या नहीं, जिस चीज़ का वो प्रिपरेशन कर रहा है। अब मैं टीचर्स पे आना चाहूँगा। टीचर्स, आप टीचर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को खुद को डेवलप करना होगा पढ़ाने के लिए, ना कि अगर हम टीचर होकर के हम किसी के लेक्चर्स को देख करके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं मानता। एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप खुद इवॉल्व करोगे, आप खुद चीज़ें को पढ़ोगे, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ करके हम ज़्यादा समझते हैं, बजाय अगर हमने किसी का वीडियो देखा तो वो तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट जैसा हो गया है ना। तो आप खुद से रीड करो, समझो और अपना कुछ चीज़ें उसमें ऐड करो, है ना। तो टीचर्स के लिए मेरा कहना है कि आप जो है ना बुक रीडिंग पर ज़्यादा जाओ बजाय लेक्चर्स को वॉच करने के। और डेफिनेटली अपने जो आपका वर्क है उसके लिए आप से पूरा ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जो है इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर आईआईटी, आपने कहा है कि आप आईआईटी एडवांस के टीचर हैं, तो आप आईआईटी एडवांस का ही पढ़ाएं, ना कि इस बात को लेकर कि ये जो मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, ये इसमें से 90 लोग तो लायक ही नहीं हैं। वो 90 भी जो है ना, वो भी आप अगर उनको आप अपना इनपुट दोगे तो उसमें 90 में आप मान के चलो
10-20 अगर मैंने 10 भी कन्वर्ट कर दिए ना, इंक्रीज करा दिए, तो मेरे हिसाब से मैं अचीवमेंट मानूंगा, जिसको मैं मानता था कि यार ये बच्चा कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे इनपुट की वजह से अगर वो कन्वर्ट हो निकल गया, गया, बिल्कुल, निकल हाँ। गया, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप इस बात को आज तक मुझे अपने टॉप रैंकर्स कई बार मैं भूल जाता हूँ, पर वो बच्चे जो मुझे लगा था कि यार ये सेलेक्ट नहीं हो सकते, और वो हो गए, भले बहुत लो रैंक के साथ हुए, मुझे आज तक याद है, बिल्कुल। जैसा मुझे ध्यान है कि होता है नॉर्मली टीचर कह देते हैं कि अरे सर इस बैच में तो मतलब बच्चे ही नहीं है, इनको क्या पढ़ाओ। और फ्रैंकली स्पीकिंग हमने भी इस तरह के बैचेस पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है शुरू से एकदम हमें टॉपर बच्चे मिले हैं, लेकिन आप बिलीव करो या नहीं, मेरा इनपुट सबके लिए सेम रहा है। इनपुट सबको मैंने सेम दिया है। अब उस इनपुट को कितने लोगों ने कन्वर्ट किया, कितने लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया, ये अब उन बच्चों पर चला जाता है। लेकिन मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ कि मैंने अपने काम को पूरी ऑनेस्टी से किया। मैंने अगर आईआईटी एडवांस का बोल करके कि मैं आईआईटी एडवांस का टीचर हूँ, तो मैंने रियली आईआईटी एडवांस का ही पढ़ाया है। इस बात का मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन है, और आज तक मैंने किसी भी तरीके की कोई अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इस बात का भी बहुत सेटिस्फेक्शन है। जैसा आजकल आप सुनते हो ना सर कि टॉपर बच्चा टीचर से पढ़ा तो था नहीं, लेकिन बाद में रिजल्ट में शो हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत सारी कॉमन चीज़ों हो पे भी गया है, मैं बिल्कुल। बहुत लकी मानता हूँ कि इन सारी चीज़ों पे भी आज तक इस तरह का भी हमारे ऊपर कोई दाग दाग नहीं नहीं है। और सर इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं एज वन ऑफ द आइकॉनिक टीचर्स ऑफ द कंट्री, है ना। सर एक चलते चलते एक चीज़ और, ये ब्लैक बुक, पिंक बुक, येलो बुक का रहस्य क्या है? मतलब मैथ्स के साथ कलर कोडिंग का भी कुछ कंसेप्ट है क्या, या इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस? सर ये भी एक्चुअली मेरे लिए भी रहस्य ही था। पहली बार मैंने खुद ने ये नाम जो है ना किसी एक बच्चे के मुंह से सुना था। एक बच्चा मेरे पास आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछने, और मुझसे कहता है सर ये क्वेश्चन पिंक बुक में है। तो मैं एकदम के लिए सोच में पड़ गया कि ये कौन सी बुक की बात कर रहा है। मैं कहता सर आप ही की तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक है। तो मुझे पता पड़ा, कहता सर बच्चे इसको पिंक बुक कहते हैं। तो और क्यों, क्या वो पिंक कलर की थी? नहीं, पिंक कलर की नहीं है सर। एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर जो है ना वो ब्लैक है। मेरी सारी बुक्स आगे भी जो आएंगी उसमें आप देखोगे कवर ब्लैक ही होगा। अच्छा, तो उसमें एक स्ट्रिप है, वो पिंक कलर की स्ट्रिप है। तो बच्चों ने उसको पिंक बुक बोलना शुरू कर दिया। राइट। और अब ये इतना कॉमन हो गया कि अब मुझे भी पिंक बुक बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर बोलता हूँ एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो लोग ये कौन सी? हाँ कौन सी बुक लेकिन पिंक बुक बोल दो एक बार में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट बुक मेरी आई कंप्लीट, तो उसमें कोई स्ट्रिप नहीं है, बच्चे उसको ब्लैक बुक बोलने लगे। फिर मेरी आई एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, उसमें कवर आपका ब्लैक है, स्ट्रिप येलो है, बच्चे उसे येलो बुक बोलने लग गए। अच्छा, तो ब्लैक बुक जनरल है, वो सब सारी मैथ्स की बुक है, ऐसा है? वो कंप्लीट सिलेबस, वो complete कंप्लीट जेई syllabus सिलेबस है, है, ठीक है, पूरा right, मैथ्स है हाँ, उसमें। हाँ, तो बेसिकली ये तीनों जो नाम है Pink, yellow और इनके black, पीछे बिल्कुल मेरा कोई रोल नहीं है। इसमें सारा जो श्रेय है वो सब बच्चों को ही जाता है, ये उन्होंने ही किया है। ये नॉमेनक्लेचर विद्यार्थियों की करी हुई है, Students या को कवर जो- पेज डिजाइनर हाँ। की। राइट सर। तो चलिए विजय सर, बहुत अच्छी चर्चा रही है आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने का, चर्चा करने का। इट हैज़ बीन अ ट्रूली वंडरफुल टॉक, और मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इन जनरल इसको देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे भी, और अगर कुछ प्रश्न हैं उनके तो कमेंट सेक्शन में आप बाकायदा पूछ सकते हैं। न सिर्फ पूछ सकते हैं, बल्कि और कौन कौन से टीचर्स ऐसे हैं जिनको हम बुला सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनको बुलाने की और इसी तरह से आगे बात करने की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।